हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग सरल रेखा में गति का अध्ययन करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, आप अपने डे टू डे लाइफ में तमाम तरह की गति को आप देखते हैं। प्रातः काल उठते ही आप देखते हैं चिड़ियों का उड़ना, सड़क पर गाड़ियों का चलना, अथवा जब सूर्य आपका पूरब दिशा में निकलता है और शाम तक आप देखते हो कि ये पश्चिम दिशा में डूबता है। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तुएं गति करती हैं। अगर हम ये कहें गति ही जीवन है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक गति होती है तब तक ही जीवन होता है। अगर हम विराम अवस्था में हो जाता है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं, डेथ कहती हैं। आज हम लोग इस गति के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि गति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में, उसको हम यांत्रिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या है। यांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, यह मैकेनिक्स क्या है? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। मीनिंग दैट कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। इस यांत्रिकी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, इसको कहते हैं स्थितिकी, या इसी को हम कहते हैं स्थिर विज्ञान। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? यह यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बाह्य बलों के अधीन किसी वस्तु की साम्यावस्था का अध्ययन करते हैं। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न बाह्य बलों के अधीन किसी वस्तु की साम्यावस्था अथवा विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको? इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हम बाह्य बलों के अधीन वस्तु की साम्यावस्था का अध्ययन करते हैं। वस्तु की साम्यावस्था। बाह्य बलों के अधीन वस्तु की साम्यावस्था, या इसको कहते हैं विरामावस्था। बाह्य बलों के अधीन वस्तु की साम्यावस्था या विरामावस्था का अध्ययन करते हैं। दूसरी शाखा है
यह है आपका गति विज्ञान। या इसकी दूसरी शाखा पहले लिख लें हम, शुद्ध गतिकी। इसकी दूसरी शाखा हम लिख लेंगे शुद्ध गतिकी, जिसको कहते हैं काइनेमैटिक्स। शुद्ध गतिकी यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति के कारकों का, गति के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किए बिना सिर्फ हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। यानी गति के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किए बिना सिर्फ हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। लिखेंगे इसमें गति के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन किए बिना, गति के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन किए बिना सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं, सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरी इसकी शाखा होगी गति विज्ञान। तीसरी इसकी शाखा गति विज्ञान, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, गति के कारणों के साथ साथ गति का भी अध्ययन करते हैं। यानी इसके अंतर्गत इसमें गति के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं, और इसमें है गति के लिए उत्तरदायी कारणों के साथ साथ गति का भी, दोनों का अध्ययन करते हैं। हम लिखेंगे गति के लिए उत्तरदायी कारणों तथा गति का अध्ययन करते हैं, गति के लिए उत्तरदायी कारणों तथा गति का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारी मैकेनिक्स की 3 शाखाएं। मैकेनिक्स क्या है, जिसमें वस्तु के गति का हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम 3 शाखाओं में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्थैतिकी या स्थिर विज्ञान, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बाह्य बलों के अधीन वस्तुओं की साम्यावस्था अथवा विरामावस्था का अध्ययन करते हैं। और दूसरा पॉइंट है शुद्ध गतिकी। इसके में क्या करते हैं हम कि गति के लिए जो कारण उत्तरदायी है, जिसके कारण कोई वस्तु गति कर रही है, उस कारण का हम अध्ययन न करके सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। और तीसरा है गति विज्ञान डायनेमिक्स। इसके अंतर्गत गति के लिए हम उत्तरदायी कारणों के साथ साथ गति का, दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। गति है, क्यों है, इसका भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ ये हम लोग अध्ययन करेंगे, शुद्ध गतिकी, काइनेमैटिक्स का अध्ययन करेंगे। इसको नोट कर ले तो उसके बाद हम आगे चर्चा करें इस पर। स्टूडेंट्स, इसको पॉज करके नोट करिएगा। हम अब आगे देखेंगे कि किसी वस्तु की गति की स्थिति का बोध या उसका गति का अध्ययन हम कैसे करें। सबसे पहले चीज हमको ये देखना होगा कि कोई गतिमान वस्तु किसी समय कहाँ पर स्थित है। कोई गतिमान वस्तु किसी समय कहाँ पर स्थित है। जैसे अगर हम ये कह दें कि कोई गतिमान वस्तु 5 मिनट के बाद, कोई गतिमान वस्तु 5 मिनट के बाद 500 मीटर दूरी तय करती है।
अगर हम कह दें कि कोई वस्तु 5 मिनट के बाद 500 मीटर दूरी तय करती है, और ये भी हम एक पॉइंट बता दें कि बिंदु ओ से 5 मीटर की दूरी पर सपोज करें, बिंदु ओ से 5 मीटर की दूरी पर 5 मिनट के बाद ये 500 मीटर दूरी तय कर दी, तो ये हम डिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं कि ये 5 मिनट में 500 मीटर सपोज करें यह पी पर पहुंच गया है। ये दूरी हमारी 500 मीटर है, ये पी पर पहुंच गया है। तो क्या यह बिंदु पी कहाँ होगा? ये बिंदु तो 500 मीटर दूरी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मीनिंग दैट अगर 500 मीटर रेडियस की का एक हम वृत्त खींचे तो यह पिंड 5 मिनट के पश्चात, यह गतिमान पिंड 5 मिनट के पश्चात इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी हो सकता है। मीनिंग दैट कि यह सिर्फ बता देना कि 5 मिनट में कोई गतिमान पिंड 500 मीटर की दूरी तय करता है, यह पर्याप्त नहीं। यह बता देना कि यह पर्याप्त, यह बता देना कि 5 मिनट के बाद यह पिंड 500 मीटर की दूरी तय करता है, यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें कुछ सापेक्ष या कुछ निश्चित बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बताना होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ निश्चित बिंदु से उसकी दूरी तथा दिशा बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि कोई पिंड बिंदु ओ से 5 मिनट के पश्चात 500 मीटर दूरी पूरब है, 500 मीटर की दूरी पर पूरब है, इसका मतलब है आपसे 500 मीटर की दूरी पर पूरब वह वस्तु है। अर्थात 5 मिनट पर ये अगर हम चलेंगे तो हम पता पाएंगे कि पूरब दिशा में 500 मीटर की दूरी पर यह पिंड है। फिर भी इसकी स्थिति का पता करने के लिए हमें, अगर यह आकाश में कोई पिंड हो, जैसे कोई चिड़िया उड़ रही है, तो ये कहाँ है इसको बताना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम फिजिक्स में किसी बिंदु को या गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक विशेष टर्म का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आगे हम पढ़ेंगे निर्देश तंत्र क्या होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा निर्देश तंत्र, जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। यह है आपका निर्देश तंत्र। क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों का एक समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है। किसी गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों की जरूरत पड़ती है। सामान्यतया हम कार्तीय तल, कार्तीय निर्देशांक को, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा कि सामान्यतः हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत 3 एक्सिस x, y और z एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इस एक्सिस जो एक दूसरे की लंबवत हैं, जिस बिंदु पर काटती है उसको मूल बिंदु और उसी को ही हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये परस्पर तीनों x, y और z एक्सिस जिस बिंदु पर काटती हैं उसी कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ उसी को हम कहेंगे संदर्भ बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति कहाँ है इसको व्यक्त करने के लिए हम x का निर्देशांक, y का निर्देशांक और z का निर्देशांक, यानी x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिखाते हैं। साथ ही साथ हमको इस वस्तु की स्थिति का पता करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो सामान्यतः इसके मूल बिंदु पर या संदर्भ बिंदु पर हम एक घड़ी रख देते हैं, जिसकी सहायता से हम समय का भी निर्धारण कर लेते हैं। अर्थात अगर हमने रेक्टेंगुलर कार्तीय तल पढ़ा होगा, आपको याद होगा, इसमें 3 एक्सिस होती है,
ये मान लीजिए एक एक्सिस आपकी ये हो गई एक्स, ये आपकी हो गई वाई, और एक एक्सिस हो गई आपकी जेड। ये तीन अक्ष है, एक्स, वाई और जेड। इसको स्टूडेंट्स, ये इसका कटान बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु ओ कहते हैं। इसी को हम संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। यही आपका है संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु या इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु लिखते हैं इसको। ये आपका संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु है। यहीं पर अगर हम किसी वस्तु की स्थिति को शो करेंगे, समय को शो करना हो हमें किसी वस्तु की, तो यहाँ पर एक क्लॉक रख देते हैं, यहाँ पर एक घड़ी रख देते हैं, ये एक क्लॉक रख देते हैं समय को ज्ञात करने की। इस तरह से यह एक ऐसा निकाय मिलेगा हमको जिसमें एक संदर्भ बिंदु, यह एक ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसमें हमें एक निर्देश बिंदु, अक्षों का समुच्चय तथा इससे एक घड़ी संबंधित होगी, इससे ये घड़ी संबद्ध होगी, ऐसे ही निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे ही निकाय को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। मीनिंग दैट हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु की किसी क्षण स्थिति का बोध कराने वाला निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। सामान्यतः यह कार्तीय अक्षों का एक समुच्चय होता है जिसमें एक्स, वाई तथा जेड परस्पर लंबवत, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये तीनों अक्षें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। इसमें इसको हम लिख लेंगे दो लाइन। क्या लिखेंगे इसको? किसी गतिमान पिंड की, किसी गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के समुच्चय की आवश्यकता होती है। अक्षों के समुच्चय की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हम कार्तीय निर्देशांक को चुनते हैं जो या जिसमें परस्पर तीन लंबवत अक्ष, परस्पर तीन लंबवत अक्षें एक्स, वाई तथा जेड होती हैं। एक्स, वाई तथा जेड होती हैं। तीन अक्षें क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड होती हैं। ये अक्षें या ये तीनों अक्ष एक दूसरे को, तीनों अक्ष एक दूसरे को
जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती हैं उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। इसी को मूल बिंदु भी कहते हैं, संदर्भ बिंदु, या स्टूडेंट इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसी को संदर्भ बिंदु, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। समय ज्ञात करने के लिए संदर्भ बिंदु पर समय ज्ञात करने के लिए संदर्भ बिंदु से एक घड़ी संबद्ध कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त घड़ी युक्त निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त घड़ी युक्त निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। यह निर्देश तंत्र क्या होता है? x, y तथा z अक्षों का एक समुच्चय होता है। यह निर्देश तंत्र क्या होता है? x, y तथा z अक्षों का एक समुच्चय होता है, जो अक्षें एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती हैं तथा जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। समय का मापन करने के लिए संदर्भ बिंदु से एक घड़ी संबद्ध कर देते हैं। इस प्रकार जो है घड़ी युक्त निर्देशांक निकाय जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम निर्देश तंत्र कहते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है। हम लिखेंगे आगे, इस पर लिखेंगे निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है। आगे लिख सकते हैं निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है। निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सामान्य सी परिभाषा इसको कह सकते हैं जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें इसको नोट कर ले तो फिर मिटाएं, हम इसको ऊपर लिखें, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया इसको। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं, इसको मैं आगे ऊपर लिखूंगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऊपर निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। आगे हम लिखेंगे
निर्देश तंत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है, पहला है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इसी को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? इसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? ये इस निर्देश तंत्र में ऐसे निकाय में यह निर्देश तंत्र क्या होता है, लिखेंगे इसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है। न्यूटन के नियमों का पालन होता है। और इसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। इसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। ऐसा निर्देश तंत्र एक समान गति से गतिमान है, यानी हम लिख सकते हैं एक समान गति से गतिमान निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता होता है। एक समान गति से गतिमान निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और इसमें असमान गति से गतिमान, इसमें क्या होगा? असमान गति से। असमान गति से गतिमान निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है, यदि F बराबर 0 होता है तो A बराबर भी 0 होगा। यदि F बराबर 0 है तभी A बराबर 0 होता है, और यदि F नॉट इक्वल टू 0 होगा तो A भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अर्थात इसमें त्वरण का मान तभी शून्य होगा जब उस पर लगने वाले बल का मान भी शून्य हो। और इसमें क्या होता है कि इसमें इस निर्देश तंत्र में एक प्रकार का छद्म बल कार्य करता है। लिखेंगे इसमें त्वरित निर्देश तंत्र पर
एक छद्म बल कार्य करता है, एक झूठा बल। जैसे वृत्ताकार मोड़ पर जब कोई कार, चलती हुई कार मुड़ती है तो हम मुड़ने की विपरीत दिशा की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रकार का बल हमारे ऊपर लग रहा है जो उसकी विपरीत दिशा में हमको झुका देता है। इसी को हम छद्म बल कहते हैं। लिख सकते हैं इसको। ये निर्देश तंत्र कैसे होगा? वृत्ताकार पथ पर मुड़ती कार से संबद्ध निर्देश तंत्र। वृत्ताकार पथ पर मुड़ती कार से संबद्ध निर्देश तंत्र। कार ऐसे वृत्ताकार पथ पर जब मुड़ती है तो स्वाभाविक रूप से आप एक तरफ झुक जाते हैं, बाहर की तरफ झुक जाते हैं, यानी उस पर आप पर एक छद्म बल, जब कोई बल नहीं लगता लेकिन एक बल के प्रभाव से ही आप झुक जाते हैं, जिसी बल को हम छद्म बल भी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है पृथ्वी से संबद्ध निर्देश तंत्र। पृथ्वी से संबद्ध निर्देश तंत्र, इसका जो एग्जाम्पल होगा, पृथ्वी से संबद्ध जितने भी निर्देश तंत्र होते हैं सब जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट से निर्देश तंत्र जो है दो प्रकार का होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन होता है, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जितने भी निर्देश तंत्र जो एक समान गति से गतिमान होते हैं, यानी त्वरित गति नहीं हो, उस पर कोई त्वरित गति नहीं हो है, यानी जिस वेलोसिटी से वह चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहे। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित वेलोसिटी से चल रही है, एक निश्चित चाल से चल रही है, मीनिंग दैट उसका से संबंधित जो निर्देश तंत्र होगा वह जड़त्वीय होगा। और जब कोई वस्तु असमान गति यानी त्वरित गति से गतिमान है, जब कोई पिंड या वस्तु त्वरित गति से गतिमान है तो उससे संबद्ध जो निर्देश तंत्र होगा वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। इसमें बल का मान अगर शून्य होगा तो त्वरण का मान भी शून्य होगा, और जब बल का मान शून्य नहीं होगा तो त्वरण का मान भी शून्य नहीं होगा। मीनिंग दैट त्वरण का मान इस निर्देश तंत्र में तभी शून्य हो सकता है जब बल का मान शून्य हो। और इसमें स्टूडेंट्स, इसमें त्वरित निर्देश तंत्र में क्या होता है, जब कोई वस्तु त्वरित गति से गति करती है तो इस पर एक छद्म बल कार्य करता है। जैसे वृत्ताकार पथ पर जब आप मुड़ रहे होते हो तो विपरीत दिशा में एक बल लगता है, इस बल को ही हम छद्म बल कहते हैं। और ऐसे वृत्ताकार पथ पर मुड़ती कार से संबद्ध जो हमारा निर्देश तंत्र होता है उसी को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और पृथ्वी से संबद्ध जो निर्देश तंत्र होता है वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हम किसी गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं तो हमें आगे ये जानना है कि किसी पिंड की गति अवस्था अथवा विराम अवस्था का क्या तात्पर्य है। किसी पिंड की गति अवस्था अथवा विराम अवस्था का क्या तात्पर्य है, यानी हम लिखेंगे गति अवस्था तथा विराम अवस्था। गति अवस्था तथा विराम अवस्था। स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट।
स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। गति अवस्था और विराम अवस्था का क्या तात्पर्य है स्टूडेंट्स? अभी इसके पहले हमने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया था, या हमारे इसके पहले हम जब निर्देश तंत्र आपसे अध्ययन कर रहे थे तो उस समय निर्देश तंत्र में ये आप ध्यान दिए होंगे कि किसी वस्तु की गति अवस्था को व्यक्त करने के लिए या किसी गतिमान पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता होती है। संदर्भ बिंदु, एक्सिस का समुच्चय, अक्षों का समुच्चय, तथा एक क्लॉक। किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है, और यदि निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति अवस्था में कहते हैं, और अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको विराम अवस्था में कहते हैं। इसको हम 2 लाइन लिखेंगे। किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाती है। और यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, लिखेंगे, और यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, यदि परिवर्तन नहीं होता है तो शॉर्ट में लिख लें, यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कक्षा में मेज, दीवार, ब्लैक बोर्ड, ये सब विराम अवस्था में है, और सड़क पर चलती हुई कार, ट्रेन और पटरी पर चलती हुई ट्रेन, उड़ती हुई चिड़िया, ये सब क्या है आपका गतिमान अवस्था में है। स्टूडेंट्स, ये एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जैसे निर्देश तंत्र हमने बताया था आपको कि इसमें परस्पर लंबवत 3 अक्षें होती हैं। अगर इसको हम देखें तो इसमें परस्पर लंबवत 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस है। इधर मान लो हम एक्स, ये है वाई, ये है
जेड, इसके में परस्पर लंबवत 3 एक्सिस है, एक्स और वाई और जेड। अगर कोई एक एक्सिस किसी एक एक्सिस में परिवर्तन होता है तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, एक बीमी गति। अगर एक एक्सिस में अगर इसमें अंतर होता है तो उसको हम एक बीमी गति कहते हैं। जैसे ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुआ कोई पिंड, वो सीधे, अगर हम ऊपर का वाई एक्सिस मानते हैं तो सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है, एक एक्सिस है, वह एक बीमी गति है। और यदि दो अक्षों में परिवर्तन होता है, दो एक्सिस में परिवर्तन होता है तो उसको हम द्विबीमी गति कहते हैं। जैसे घास के मैदान में रेंगता हुआ कीड़ा, ये कीड़ा किस दिशा में जा रहा है, ये या तो एक दिशा में जाएगा या तो लेफ्ट या तो राइट, यानी एक्स और वाई प्लेन पर, इस प्लेन पर दोनों दिशा में चल सकता है। लेकिन आकाश में उड़ती हुई चिड़िया वो तीनों दिशाओं में चल सकती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ये तीनों एक्सिस में परिवर्तन होगा, उसको हम कहेंगे तीन बीमी गति या त्रिबीमी गति। यानी गति को हम किस एक्सिस में परिवर्तन होता है, समय के साथ किस एक्सिस में परिवर्तन होता है, इस आधार पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं गति को। नंबर एक कहेंगे, नंबर एक होगा आपका एक बीमी गति, एक बीमी गति, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती पिंड की गति। दूसरा लिख सकते हैं द्विबीमी गति, द्विबीमी गति। इसको कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं घास के मैदान में रेंगते कीड़े की गति। और तीसरा आपका होगा थ्री डायमेंशनल मोशन या त्रिबीमी। थ्री डायमेंशनल मोशन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आकाश में उड़ती चिड़िया की गति। आकाश में उड़ती चिड़िया की गति। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए अगला हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, थोड़ा सा केवल इसकी शॉर्ट आइडिया मैं दूंगा। गति के प्रकार, लिखेंगे गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन।
टाइप्स ऑफ मोशन। गति, गति क्या है? किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। गति को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार का बताते हैं। नंबर स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा है घूर्णनगत, रोटेशनल मोशन। या इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी लिख लें। और तीसरा को हम कह दें स्थानांतरिगत, घूर्णनगत, और तीसरा है कंपनिक गति। कंपनिक गति या कंपन गति। कंपन या कंपन गति लिख दें। ऑक्सीलेटरी मोशन, ये 3 तरह की गति होती है। स्थानांतरी गति, इसमें बॉडी जो होती है एक सीधी रेखा में, इस प्रकार गति करती है कि सपोज करें कि ये कोई बॉडी इसमें गति कर रही है या ऐसे गति कर रही है, तो इसके जितने प्रत्येक पॉइंट हैं, अगर मैं इस पर प्रत्येक पॉइंट को खींचूं, इसकी गति जो है, इसका पथ एक दूसरे के समांतर रेखा होगी, एक समांतर होगी। यानी ये जो कण जो इतने समय में यहाँ, ये जो यहाँ से यहाँ पर है गति कर रहा है, इतने उतनी दूरी पर यहाँ भी है। यानी ये सारे के सभी कण जो हैं एक सीधी रेखा में गति करते हैं। यदि यह गति एक तल में होती है तो इसी को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसी को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। घूर्णन गति, जब कोई पिंड अपनी अक्ष के परितः घूमता है, किसी अक्ष के परितः, जैसे हम अगर ये के कोई बॉडी ले लें, इस तरह से कोई बॉडी ले लें और यहाँ के परितः ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ये बॉडी जो है इस अक्ष के परितः जो है वो पॉइंट के परितः ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसके जितने कण हैं, सपोज कीजिए ये जितने भी इसमें कण होंगे, सारे कण ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, सभी कण ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। यानी सभी कण इस गति के दौरान जितने भी कण होंगे सब इसके रोटेशन अक्ष से, इस एक्सिस से, इसके सेंटर से हमेशा समान दूरी पर होंगे। जितने भी कण होंगे, पर्टिकुलर जो भी पार्टिकल यहाँ का होगा, ये यहाँ समान दूरी पर होगा। सभी के सभी पार्टिकल ये जो है समान दूरी पर होंगे। किसी एक पार्टिकल की हम बात करेंगे, बिंदु वस्तु की बात करेंगे, तो इस गति को हम वृत्तीय गति भी कहेंगे। किसी एक पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या होगा, यह एक वृत्तीय गति का एग्जाम्पल होगा। दूसरा है कंपनिक गति, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। यानी किसी साम स्थिति के इधर उधर की जो गति होती है उसको कंपन गति कहते हैं। किसी साम स्थिति के इधर, जब कोई कण किसी साम स्थिति के इधर उधर या माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को हम कंपन गति कहते हैं या एक्सीलरेटरी मोशन कहते हैं। नोट कर लें इसको भी। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं अदिश और सदिश राशियां क्या है। इसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, बिंदु वस्तु क्या है। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बिंदु वस्तु क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट।
बिंदुवस्तु, बार बार अगर ये कहा जाए बिंदुवस्तु, तो बिंदुवस्तु का मतलब ये है कि वस्तु का आकार जो है तय की गई दूरी की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे एक गेंद लेकर के अगर हम बाउंड्री पार या कहीं फेंकते हैं तो जो गेंद दूरी तय करती है वह दूरी इस गेंद के आकार की अपेक्षा बहुत अधिक है, मीनिंग दैट कि गेंद का आकार बहुत कम है। ऐसी दशा में इस गेंद को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसी तरह से जब ट्रेन हमारी चलती है, यद्यपि ट्रेन बहुत बड़ी है, लेकिन जो ये दूरी तय करती है, बहुत अधिक दूरी तय करती है, किलोमीटर में, सैकड़ों किलोमीटर में तय करती है, तो हम ट्रेन को भी बिंदु वस्तु मान सकते हैं। मीनिंग दैट अगर तय की गई दूरी, किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो ऐसी वस्तु को हम बिंदु वस्तु कहेंगे। अगली हेडिंग देंगे अदिश तथा सदिश राशियां। अदिश तथा सदिश राशियां, इस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, यद्यपि इससे संबंधित एक बड़ा चैप्टर आगे आ गया, पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो थोड़ा इसकी डिफिनेशन के बारे में चर्चा हो जाए। अदिश तथा सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल इसकी परिभाषा को का हम की चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अदिश राशि जिसमें दिशा ना हो, सदिश राशि जिसमें दिशा हो। यानी अदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, यानी इनसे केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का नहीं। और सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। लिख लेंगे इसको लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जिनसे केवल परिमाण का बोध होता है। दिशा का नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, समय, चाल इत्यादि। और सदिश राशियां क्या है, इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, वे भौतिक राशियां जिनसे परिमाण तथा दिशा दोनों का बोध होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण, संवेग,
इत्यादि। स्टूडेंट्स, इसके बारे में जो सदिश राशियां हैं, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग दूरी, विस्थापन, वेग तथा चाल का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।